भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रस्तुत खंड में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 भागों में संक्षिप्त एवं सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रत्येक भाग के पश्चात महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य भी दिए गए हैं। प्रस्तुत भागों के शीर्षक इस प्रकार हैं: 1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। 2. भारत में नियोजन। 3. भारत की नई आर्थिक नीति। 4. भारत की वित्त व्यवस्था। 5. भारत में कृषि उद्योग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यद्यपि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, लेकिन अब ये गरीबी के दुष्चक्र से बाहर है। यहाँ के कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 58% भाग आज भी कृषि में लगा है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 22% है। कृषि क्षेत्र की उपरोक्त स्थिति यद्यपि अब भी संतोषजनक नहीं है, फिर भी आजादी के बाद इसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। स्वतंत्रता पश्चात देश की आर्थिक आधारभूत संरचना भी अधिक सशक्त और मजबूत हुई है। मात्रात्मक दृष्टि से भी देश की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की विशेषताओं को इन बिंदुओं में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा है। 1. भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण तथा कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के 58 वर्ष बाद भी भारत की 58% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी है तथा राष्ट्रीय आय में इनका योगदान लगभग 22% है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। 2. भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व है। भारत ने अपने स्वतंत्रोत्तर विकास काल में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश किया है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जाती रही है, परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व लगभग 80% बना हुआ है। उदारीकरण के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। 3. भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्पविकसित होने की पुष्टि इन तथ्यों से की जा सकती है। ए. भारत की राष्ट्रीय आय काफी कम है तथा प्रति व्यक्ति आय और भी कम है। संप्रति भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय का लगभग 1/87 है। बी. कम से कम 1/3 जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। सी. बेरोजगारी का स्तर काफी ऊंचा है। 2003 में बेरोजगारों की संख्या लगभग 4 करोड़ है। डी. पूंजी और संसाधनों की न्यूनता है और सकल घरेलू बचत की दर काफी नीची है। हाल के वर्षों में घरेलू बचत की दर 26% के आसपास रही। ई. जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। प्रतिवर्ष यहाँ पिछले दशक में लगभग 1.8 करोड़ मानव में वृद्धि हुई। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी अल्पविकसित है तथा ये विकासमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अद्यतन आंकड़ा युक्त। भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान 19.7% है। कृषि क्षेत्र में भारत की 58% श्रम शक्ति लगी है। सार्वजनिक क्षेत्र का योगदान कुल उत्पादन में 20% से भी कम है। आयोजन काल में 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में लगी हुई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। भारत की प्रति व्यक्ति आय हाल के वर्षों में $460 के आसपास रही है। जीडीपी में लगभग 22% हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा उसकी सहायक क्रियाओं का है। जीडीपी में लगभग 21.8% हिस्सा द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, निर्माण कार्य, बिजली आदि का है। जीडीपी में लगभग 56% हिस्सा तृतीयक क्षेत्र, व्यापार, परिवहन, संचार तथा सेवा क्षेत्र का है। पिछले 52 वर्षों में भारत में जीडीपी में वार्षिक वृद्धि दर 4.1% रही है।
किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के आंकड़े CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जारी करता है। आर्थिक नियोजन। आर्थिक आयोजन वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं: आर्थिक समृद्धि, आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। तत्पश्चात सन 1938 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसी ही मांग की थी। सन 1944 ईस्वी में कुछ उद्योगपतियों द्वारा बंबई योजना के तहत ऐसे प्रयास किए गए। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सन 1951 ईस्वी में तैयार हुई। भारत में अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। इन पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को सारणी रूप में इस प्रकार बताया जा रहा है। पंचवर्षीय योजना 1, अवधि 1951 से 56 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 1.2%, उपलब्धि 3.6%। पंचवर्षीय योजना 2, अवधि 1956 से 61 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 2.5%, उपलब्धि 4.1%। पंचवर्षीय योजना 3, अवधि 1961 से 66 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.6% और उपलब्धि 2.5%। पंचवर्षीय योजना 4, अवधि 1969 से 74 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.5%, उपलब्धि 3.3%। पंचवर्षीय योजना 5, अवधि 1974 से 78 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 4.4%, उपलब्धि 5.0%। पंचवर्षीय योजना 6, अवधि 1980 से 85 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.2%, उपलब्धि 5.4%। पंचवर्षीय योजना 7, अवधि 1985 से 90 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 5.4%, उपलब्धि 5.8%। पंचवर्षीय योजना 8, अवधि 1992 से 97 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 6.0%, उपलब्धि 6.7%। पंचवर्षीय योजना 9, अवधि 1997 से 2002 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 6.5%, उपलब्धि 5.5%। पंचवर्षीय योजना 10, अवधि 2002 से 2007 ईस्वी। जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर लक्ष्य 8.0%, उपलब्धि अज्ञात। सारणी समाप्त। इसके अतिरिक्त 6 वार्षिक योजनाएं भी बनी। ये वार्षिक योजनाएं 1966 से 67 ईस्वी से 1968 से 69 ईस्वी के बीच, 1979 से 1980 ईस्वी तथा 1990 से 91 ईस्वी से 1991-92 ईस्वी के लिए बनी थी। 1978-79 ईस्वी को अनवरत योजना के रूप में क्रियान्वित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। ये सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी। ये योजना
पीसी महालनबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार को दी गई, जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 ईस्वी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। ये योजना अपने लक्ष्य 5.6% की वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही तथा 2.5% प्रति वर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सकी। इस योजना में कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। योजना अवकाश 1966-67 से 1978-69 ईस्वी। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल्य स्तर में वृद्धि रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी। इस योजना के मुख्य उद्देश्य थे स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही तथा 5.5% की वृद्धि दर लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3.3% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974-78 ईस्वी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई। योजना के दौरान विकास लक्ष्य प्रारंभ में 5.5% वार्षिक वृद्धि रखी गई, परंतु बाद में इसे संशोधित कर 4.4% वार्षिक कर दी गई। इस योजना में पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई, तत्पश्चात उद्योग और खनिज क्षेत्र को। ये योजना सामान्यतः सफल रही, परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं हो सकी। जनता पार्टी शासन द्वारा आरंभ इस योजना को सन 1978 ईस्वी में ही समाप्त करने का निर्णय लिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी। इस योजना का प्रारंभिक रोलिंग प्लान 1978 से 83, जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी, को समाप्त करके की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया तथा सफलतापूर्वक 5.4% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 ईस्वी। प्रमुख उद्देश्य समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना था। योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 5.8% वार्षिक रही। अतः यह सफल योजना थी। योजना में प्रति व्यक्ति आय में 3.6% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हुई। इस योजना में योजना परिव्यय की दृष्टि से पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जनस्वास्थ्य को दिया गया। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। ये योजना
सफल योजना रही तथा 5.6% वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य से ज्यादा 6.7% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दी गई। इस योजना की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5% रखा गया, जबकि उपलब्धि मात्र 5.5% वार्षिक वृद्धि की रही। इस प्रकार ये योजना असफल रही। नवी योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसे कारक को जिम्मेदार माना गया। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 ईस्वी। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया है। योजना अवधि में सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित है। इसके अतिरिक्त सन 2007 ईस्वी तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वनाच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय आयोजना से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में योजना निर्माण हेतु केंद्रीय निकाय हैं योजना आयोग। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया तथा प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये सरकारी आदेश द्वारा निर्मित निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। दीर्घकालिक योजना वो योजना होती है जो योजना आयोग द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 15 से 20 वर्षों के लिए बनाई जाती है। योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरॉट डोमर मॉडल पर आधारित थी। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित योजनाएं तथा उनके प्रारंभ वर्ष। मरुभूमि विकास कार्यक्रम सन 1977 से 78 ईस्वी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम सन 1977-78 ईस्वी। अंत्योदय योजना कार्यक्रम सन 1977-78 ईस्वी। ट्राइसेम सन 1979 ईस्वी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सन 1980 ईस्वी। ड्वाक्रा DWCRA सन 1982 ईस्वी। जवाहर रोजगार योजना सन 1989 ईस्वी। नेहरू रोजगार योजना सन 1989 ईस्वी। 10 लाख कुआं योजना सन 1988-89 ईस्वी। इंदिरा आवास योजना सन 1985-86 ईस्वी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 ईस्वी। रोजगार आश्वासन योजना सन 1993 ईस्वी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना सन 1997 ईस्वी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सन 1999 ईस्वी। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सन 1999 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 से 2001 ईस्वी। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 ईस्वी। जनश्री बीमा योजना सन 2000 से 2001 ईस्वी। अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 ईस्वी। आश्रय बीमा योजना सन 2001 से 2002 ईस्वी। नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति आर्थिक सुधार से संबंधित है जिसका उद्देश्य उत्पादिता में सुधार, नई तकनीक को आत्मसात करना तथा समग्र रूप से क्षमता के पूर्णतः प्रयोग को एक राष्ट्रीय अभियान का रूप देना है। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में सन 1985 ईस्वी में बनाई एवं शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार की दूसरी लहर PV नरसिंह राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई।
नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी को शुरू करने का प्रमुख कारण खाड़ी युद्ध तथा भारत के भुगतान संतुलन की समस्या थी। नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे: निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। नई सुधार नीति सन 1991 ईस्वी के प्रमुख क्षेत्र थे: राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, मूल्य निर्धारण नीति, विदेश नीति, औद्योगिक नीति, विदेशी विनियोग नीति, व्यापार नीति और सार्वजनिक क्षेत्र नीति। राजकोषीय नीति 1991 के तहत मुख्यतः 4 कदम उठाए गए। 1. सार्वजनिक व्यय को सख्ती से नियंत्रित करना। 2. कर एवं कर भिन्न राजस्व को बढ़ाना। 3. केंद्र तथा राज्य सरकारों पर राजकोषीय अनुशासन लागू करना। और 4. अनुदान राशि सब्सिडी में कटौती करना। मौद्रिक नीति 1991 के तहत स्फीतिकारी दबावों के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए। औद्योगिक सुधार नीति 1991 के अधीन जिन उपायों को लागू किया गया वे हैं: 1. 18 उद्योगों की सूची को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस हटा दिए गए। 2. MRTP कंपनियों को विनियोग हेतु MRTP आयोग से मुक्त कर दिया गया। और 3. सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्रियाओं का दायरा सीमित कर दिया गया तथा उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र को अनुमति दी गई। विदेशी विनियोग नीति 1991 के तहत जिन सुधारों को लक्ष्यबद्ध किया गया वे हैं: 1. बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की स्वतः स्वीकृति दी गई। 2. निर्यात क्रियाओं में लगी विदेश व्यापार कंपनी को 51% तक हिस्सा पूंजी लगाने की अनुमति होगी। और 3. सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी संधियों के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी। व्यापार नीति 1991 के तहत अर्थव्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोन्नत करने हेतु उद्योग को प्राप्त अत्यधिक और अविवेकपूर्ण संरक्षण धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी नीति 1991 के तहत उद्यमों में कार्यकुशलता तथा बाजार अनुशासन लाने के लिए जिन उपायों को लागू किया वे हैं: 1. आरक्षित उद्योगों की संख्या घटाकर 8 कर दी गई थी, वर्तमान में ये 4 ही है। 2. जीर्ण उद्योगों के पुनरुत्थान का कार्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंप दिया गया। 3. सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन में उन्नति के लिए उद्यमों को बोध ज्ञापन MOU के माध्यम से मजबूत किया गया। और 4. श्रमिकों की संख्या कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं आरंभ की गईं। नई आर्थिक सुधार नीति सन 1991 ईस्वी से आगे बढ़ते हुए 2006 ईस्वी तक काफी खुली, उदार तथा वैश्वीकृत हो चुकी है। इस समय औद्योगिक नीति के तहत आरक्षित उद्योगों की संख्या मात्र 4 है। संसाधन जुटाने तथा कार्यकुशलता लाने की दृष्टि से सार्वजनिक उद्यमों के संबंध में विनिवेश की नई नीति अपनाई गई है। 100% निर्यात मूलक इकाइयों में 100% विदेशी पूंजी निवेश की अनुमति दी गई है। कुछ मुख्य उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी पूंजी निवेश की सीमा 2004 ईस्वी में ये थी: औद्योगिक क्षेत्र 1 बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी निवेश की सीमा 20%। औद्योगिक क्षेत्र 2 निजी बैंकिंग क्षेत्र, विदेशी निवेश की सीमा 74%। औद्योगिक क्षेत्र 3 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, विदेशी निवेश की सीमा 51%। औद्योगिक क्षेत्र 4 बंदरगाह निर्माण, विदेशी निवेश की सीमा 100%। औद्योगिक क्षेत्र 5 विद्युत एवं ऊर्जा, विदेशी निवेश की सीमा 100%। औद्योगिक क्षेत्र 6 पर्यटन, विदेशी निवेश की सीमा 100%। औद्योगिक क्षेत्र 7 दूरसंचार, विदेशी निवेश की सीमा 74%। औद्योगिक क्षेत्र 8 लघु उद्योग क्षेत्र, विदेशी निवेश की सीमा 24%। औद्योगिक क्षेत्र 9 पेट्रोलियम, विदेशी निवेश की सीमा 100%। औद्योगिक क्षेत्र 10 सोना चांदी एवं गहने, विदेशी निवेश की सीमा 50%। औद्योगिक क्षेत्र 11 दवा उद्योग, विदेशी निवेश की सीमा 51%।
औद्योगिक क्षेत्र 12, नागरिक उड्डयन। विदेशी निवेश की सीमा 49%। औद्योगिक क्षेत्र 13, बीमा क्षेत्र। विदेशी निवेश की सीमा 49%। विनिवेश या अपनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट का अर्थ उद्यमों में सरकारी भागीदारी घटाना है। सन 1996 ईस्वी में विनिवेश मुद्दे पर समीक्षा, सुझाव तथा विनियमन के लिए विनिवेश कमीशन का गठन किया गया था। विनिवेश कमीशन के पहले अध्यक्ष जी.वी. रामकृष्ण थे। औद्योगिक आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली तथा बंद की जाने वाली रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के विस्थापित श्रमिकों की सहायता तथा पुनर्स्थापना के लिए सन 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की गई। नवरत्न वैसी कंपनियां हैं जो विश्व स्तरीय कंपनियों के रूप में उभर रही हैं तथा जिसे सरकार ने प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है। ऐसे कुल 11 कंपनियों की पहचान की गई है। दूसरे चरण के आर्थिक सुधार कार्यक्रम के प्रमुख लक्ष्य 7 से 8% वृद्धि दर से निरंतर समान एवं रोजगार सृजनकारी दिशा में विकास तथा देश से गरीबी का उन्मूलन करना है। नई आर्थिक सुधार नीति से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी या प्रबंधन या दोनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना अथवा उन्हें निजी क्षेत्र को सौंप देना ही निजीकरण है। उदारीकरण, उदारीकरण सरकारी नियंत्रण को शिथिल या समाप्त करने की क्रियाविधि है। इसके अंतर्गत निजीकरण भी शामिल होता है। विश्वव्यापीकरण, किसी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रिया ही विश्वव्यापीकरण है। ऐसा करने से उक्त क्षेत्र में निजी कार्य कुशलता तथा बाहरी तकनीकी ज्ञान प्राप्त होते हैं। और विनिवेश, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना ही विनिवेश कहलाता है। भारतीय वित्त व्यवस्था। भारतीय वित्त व्यवस्था से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से है जिसमें व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग होती है तथा इसकी पूर्ति की जाती है। भारतीय वित्त व्यवस्था के दो पक्ष हैं, पहला मांग पक्ष तथा दूसरा पूर्ति पक्ष। मांग पक्ष का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत निवेशक, औद्योगिक तथा व्यापारिक कंपनियां, सरकार आदि करते हैं, जबकि पूर्ति पक्ष का प्रतिनिधित्व बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं करती हैं। भारतीय वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, एक भारतीय मुद्रा बाजार तथा दो भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार को तीन भागों में बांटा जाता है, असंगठित क्षेत्र, संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र तथा मुद्रा बाजार का उप बाजार। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत देशी बैंकर, साहूकार और महाजन आदि परंपरागत स्रोत आते हैं। ग्रामीण तथा कृषि साख में अब भी इसकी महती भूमिका होती है। संगठित क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई शीर्ष संस्था है तथा इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं आती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दो प्रकार के कार्य हैं, पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं, एक करेंसी नोटों का निर्गमन, दो सरकारी बैंकर का काम, तीन बैंकों के बैंक का काम, चार विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, पांच साख नियंत्रण एवं छह आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन। अपने विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य ये हैं, एक मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, दो बचतों यानी सेविंग्स को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना और तीन लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना आदि। बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 ईस्वी में भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना की गई। संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था और विस्तार रिजर्व बैंक की एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत सन 1963 ईस्वी में कृषि
पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण इन तरीकों से किया जाता है। 1. बैंक दर नीति द्वारा। 2. खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा। 3. बैंकों के नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके। 4. तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके। 5. विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर। 6. चयनात्मक साख नियंत्रण नीति से तथा 7. नैतिक प्रभाव की नीति द्वारा। मुद्रा बाजार का उपबाजार एक विशेष प्रकार का प्रतिभूति बाजार है। ये प्रतिभूतियां हैं कॉल मुद्रा, अल्पावधि के बिल, 182 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा प्रमाण पत्र और व्यापारिक पत्र आदि। DFHI अर्थात डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड मुद्रा बाजार की एक विशिष्ट संस्था है जिसकी स्थापना सन 1988 ईस्वी में की गई तथा इसका कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती और फिर कटौती की आवश्यकताओं को पूरा करना है। MMMFS अर्थात मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स एक अन्य विशिष्ट संस्था है। इसकी स्थापना का उद्देश्य व्यक्तियों को मुद्रा बाजार के उपकरण उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना सन 1992 ईस्वी में की गई। पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से इस बात से भिन्न है कि मुद्रा बाजार अल्पावधि को वित्तीय व्यवस्था का बाजार है, जबकि पूंजी बाजार में मध्यम तथा दीर्घकाल के कोषों का आदान प्रदान किया जाता है। भारतीय पूंजी बाजार को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है, गिल्ट एज्ड बाजार और औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ट एज्ड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है और इस क्षेत्र की अन्य प्रतिभूतियों के समान इनमें अस्थिरता नहीं होती है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में नए स्थापित होने वाले या पहले से स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि पूंजी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों और डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों या नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के निर्गमों का क्रय विक्रय किया जाता है तो ऐसे बाजार प्राथमिक पूंजी बाजार कहे जाते हैं। द्वितीयक पूंजी बाजार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले क्रय विक्रय तथा गिल्ट एज्ड बाजार में होने वाले क्रय विक्रय आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार में पूंजी के स्रोत हैं अंश पूंजी, ग्रहण पत्र। इसके अतिरिक्त स्रोत के रूप में वे संस्थाएं भी हैं जो वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। ऐसी संस्थाएं हैं मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, लीजिंग कंपनियां, जोखिम पूंजी कंपनियां आदि। UTI अर्थात भारतीय यूनिट ट्रस्ट भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी व्यवस्था का बाजार है जिसमें छोटे निवेशक निवेश कर सकते हैं तथा मौजूद प्रतिभूतियों का आसानी से क्रय विक्रय कर सकते हैं। सेबी SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी। सेबी अधिनियम को संशोधित कर 30 जनवरी 1992 को सेबी को म्यूचुअल फंडों एवं स्टॉक मार्केट के नियंत्रण के अधिकार दिए गए। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। 1. BSE सेंसेक्स। ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, द स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का संवेदी शेयर सूचकांक है। ये 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1978-79 ईस्वी है। 2. BSE 200 ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 ईस्वी है। 3. डॉलेक्स DOLLEX BSE 200 सूचकांक का ही डॉलर मूल्य सूचकांक डॉलेक्स कहलाता है। इसका आधार वर्ष 1989-90 का है। और 4. NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE से संबंधित इस सूचकांक का नाम बदलकर S&P CNX निफ्टी रखा गया है। भारतीय वित्त व्यवस्था से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य।
रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी से हुई तथा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। 1 रुपए के नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय भारत सरकार करता है तथा इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है। मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसकी स्थापना 1894 में की गई थी। 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। सन 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा दिया गया। 17 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पहले चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक 1 बैंक ऑफ इंडिया, 2 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 3 बैंक ऑफ बड़ौदा, 4 बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 5 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 6 केनरा बैंक, 7 सिंडिकेट बैंक, 8 यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, 9 पंजाब नेशनल बैंक, 10 इंडियन बैंक, 11 इंडियन ओवरसीज बैंक, 12 इलाहाबाद बैंक, 13 यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और 14 देना बैंक। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक 1 आंध्रा बैंक, 2 कॉरपोरेशन बैंक, 3 न्यू बैंक ऑफ इंडिया, 4 ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, 5 पंजाब तथा सिंध बैंक और 6 विजया बैंक। नोट: 4 सितंबर 1993 को सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया। अतः अब केवल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% का नियंत्रण किया जाता है। सार्वजनिक बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक समूह सबसे बड़ा है, जो कुल बैंक जमा का लगभग 29% का नियंत्रण करता है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था। इसने ये योजना 1 नवंबर 2000 को लागू की थी। देश में पहला मोबाइल बैंक मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत है। लक्ष्मी वाहिनी बैंक नाम के इस चलते फिरते बैंक की स्थापना 1 करोड़ रुपए की लागत से एक मोबाइल वैन में की गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा देश का पहला तैरता ATM कोच्चि में 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। ये ATM केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन की झनकार नाम की स्टीमर में लगाया गया है। ये स्टीमर एर्नाकुलम और वियपीन के बीच चलती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में रूपांतरित होने वाले देश का पहला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व में ये कोटक महिंद्रा फाइनेंस कंपनी के रूप में कार्यरत था। भारत में सहकारी बैंकों का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्षक संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर पर प्राथमिक ऋण समितियों का होता है, जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती है। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु सन 1991 ईस्वी में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। परिवारों, निजी व्यापार फर्मों एवं सरकार द्वारा नई उत्पादन परिसंपत्तियों या निवेश सूचियों के सृजन पर किया गया खर्च निवेश कहलाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों के निर्गमन का अधिकार होता है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी अंश पूंजी या शेयर कहलाती है। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहते हैं। प्रमुख वित्तीय संस्थाएं: 1 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी। 2 भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। 3 भारतीय औद्योगिक निगम, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। 4
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, स्थापना वर्ष जनवरी 1955 ईस्वी। 5. भारतीय औद्योगिक निगम, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। 6. भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 ईस्वी। 7. भारतीय यूनिट ट्रस्ट, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1 फरवरी 1964 ईस्वी। 8. कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 ईस्वी। 9. भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, स्थापना वर्ष 20 मार्च 1985 ईस्वी। 10. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुख्यालय लखनऊ, स्थापना वर्ष 1990 ईस्वी। 11. भारतीय निर्यात आयात बैंक, स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1982 ईस्वी। 12. राष्ट्रीय आवास बैंक, स्थापना वर्ष जुलाई 1988 ईस्वी। 13. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना वर्ष 1975 ईस्वी। 14. भारतीय जीवन बीमा निगम, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष सितंबर 1956 ईस्वी। और 15. भारतीय साधारण बीमा निगम, स्थापना वर्ष नवंबर 1972 ईस्वी।